बड़ी खबर शेयर बाजार से आ रही है। बीएसई सेंसेक्स ने इतिहास रच दिया है। बीएसई ने लिस्टेड कंपनियों की कुल संपत्ति पहली बार $5 ट्रिलियन से पार हो गई है। रुपए में समझे तो कंपनियों की संपत्ति 414 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। सिर्फ टॉप 10 कंपनियों की संपत्ति $1 ट्रिलियन है। अब 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है। जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है, इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है। कैन यू इमेजिन? अंदाजा करें आप, $5 ट्रिलियन पर स्टॉक मार्केट इंडिया की पहुंच चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब वो बिलियंस में भी बात नहीं करते। पहले हम हैरान रह जाते थे, आंखें खुली की खुली रह जाती थी कि भाई बिलियंस में बात करते हैं, बिलियंस डॉलर्स की बात करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं। लेकिन अब इंडियंस उससे आगे निकल चुके हैं। अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात नहीं करते, अब वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी इस वक्त ग्रो कर रही है 8%, 7% एंड दे थिंक दे कैन ग्रो टू इवन 10% एंड बियॉन्ड। और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो 3.5, 4.5, गवर्नमेंट कहती है 4.7। If you do a realistic assessment, though, it's probably 3.5. तरीके से आप आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की। आज से हफ्ता पहले थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुई है, लेकिन दो लोगों ने फौरन उसको कवर करने की कोशिश की है। अमित शाह साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी, डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी उसको एड्रेस किया था, इसी फ्लक्चुएशन को। अब उनका जो उनकी स्वीट ट्रिलियंस पर जाकर रुकी है, ये देख लें आप। तो वो देख लें आप, कहीं ट्रेड की बात हो, स्टॉक मार्केट की बात हो, कुछ भी हो, तो वो ट्रिलियंस डॉलर्स के जो है वो बात करते हैं, बिलियंस डॉलर्स में बात। तो हम तो मिलियंस डॉलर्स के लिए IMF के सामने खड़े होते हैं, आप जानते हैं। कर्ज में तो इजाफा है ही है जी। जब आपकी आमदन कम है और आपके अखराजात ज्यादा हैं तो आपने कर्ज लेकर ही गुजारा करना है। या तो अपने वसाइल बढ़ाएं, या अगर वसाइल नहीं बढ़ा सकते तो फिर आपने अपने जो अखराजात कम करें। जय हिंद दोस्तों, कल खबर निकल के सामने आई, एक वैश्विक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह बताया गया और भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से भी यह अप्रूव किया गया कि भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो $5 ट्रिलियन को टच कर चुकी है। $5 ट्रिलियन। लगभग 5 से 6 महीने में 1 ट्रिलियन की वैल्यू एडिशन किया है भारतीय स्टॉक मार्केट ने। बहुत बड़ी अचीवमेंट, ह्यूज अचीवमेंट। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2014 में जो भारत का स्टॉक मार्केट था वो सिर्फ $1 ट्रिलियन था, और 14 से लगभग 24 आने वाले हैं, तो 10 सालों में $4 ट्रिलियन की उछाल मारी है। और जिस स्पीड से बढ़ रहा है भारत का स्टॉक मार्केट, आने वाले 5-6 महीनों में फिर $1 ट्रिलियन ऐड हो जाए, ये अनुमानित है। तो आप यहीं से विकास का जो पहिया है भारत का वो चेक कर सकते हैं। दोस्तों, रिसेंटली मैं पाकिस्तानी मीडिया को देख रहा था, तो उसमें से कई सारे पाकिस्तानी जो जलते हैं वो कह रहे थे कि भाई अगर नरेंद्र मोदी जी इस बार आ गए भारत में हुकूमत में या सत्ता में, तो अगली बार भारत की पूरी काया ही पलट जाएगी। आर्थिक तौर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर भारत एक सुपर पावर के साथ रेस में होगा। ठीक है, पाकिस्तान के लिए ये अच्छा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी पड़ोस में आए, उनकी सत्ता हो, लेकिन भारत के लिए ये डेफिनेटली अच्छा है। हामिद मीर कह रहे थे कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो $5 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। कैन यू इमेजिन? अंदाजा करें आप, $5 ट्रिलियन पर स्टॉक मार्केट इंडिया की पहुंच चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब वो बिलियंस में भी बात नहीं करते। पहले हम हैरान रह जाते थे, आंखें खुली की खुली रह जाती थी कि भाई बिलियंस में बात करते हैं, बिलियंस डॉलर्स की बात करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं। लेकिन अब इंडियंस उससे आगे निकल चुके हैं। अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात नहीं करते, अब वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं। अब उनका जो उनकी स्वीट ट्रिलियंस पर जाकर रुकी है, ये देख लें आप। तो वो देख लें आप, कहीं ट्रेड की बात हो, स्टॉक मार्केट की बात हो, कुछ भी हो, तो वो ट्रिलियंस डॉलर्स के जो है वो बात करते हैं, बिलियंस डॉलर्स में बात। तो हम तो मिलियंस डॉलर्स के लिए IMF के सामने खड़े होते हैं, आप जानते हैं। तो ये हालात तो वाकयात है, इसीलिए मैंने कहा कि कंपैरिजन करने की कोई बात नहीं है। बहुत सारी तार साहब, अमूमन ये होता है कि जब किसी मुल्क के अंदर इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो अनसर्टन सिचुएशन होती है कि पता नहीं कौन वजीर आजम बनेगा, इलेक्शंस का जो माहौल होता है। लेकिन तार साहब, 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है तार साहब। और ये मजे की बात है, अभी सिर्फ 5 राउंड जो हैं वो हुए हैं, अभी 2 राउंड पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है, इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है। और इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शंस भी जीत रहे हैं, क्योंकि अगर अनसर्टन सिचुएशन हो तो मार्केट्स फ्लक्चुएट करती हैं। तो ये देखें, ये चीजें, इसमें एक चीज देखनी होती है कि लीडरशिप और डेडिकेशन और नेशनलिज्म
मोदी साहब का या अमित शाह का कोई प्रोग्राम नहीं है दुबई में प्रॉपर्टी बनाने का। डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कनाडा में मेरे बच्चे पीआर ले ले, पब्लिक परमानेंट रेजिडेंसी। उनका कोई टारगेट नहीं है कि आईएमएफ का पैसा हमने लेकर तो लंदन में कितनी प्रॉपर्टियां बनानी, ये उनका टारगेट नहीं है। बल्कि मैंने आपको कल भी कहा था, सोच की बात, यहां से तरनजीत संधू जो है एक्स जो एम्बेसडर है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस वक्त जितनी सख्त गर्मी है वहां पे वो जलसे कर रहे हैं। मैंने कल, मुझे किसी दोस्त ने तस्वीर भेजी है कि तरनजीत संधू एक्स एम्बेसडर मोटरसाइकिल के ऊपर अपनी कैंपेन चला रहे हैं, मोटरसाइकिल। तो ये सोच, इस अ माइंडसेट है जी, इस अ माइंडसेट। और इसमें सबसे बड़ा जो एक वैल्यूएबल चीज है भारत के अंदर इस वक्त, वो उनका नेशनलिज्म। और उस नेशनलिज्म के पीछे वो भी चीज आना चाहिए उनके अंदर, नेशनलिज्म, जरूरत थी उसकी। क्या वजह है कि आपको इस्लाम ही बेचना है? और मजे की बात, ठीक है इस्लाम बेचें आप, मोदी साहब हिंदुइज्म बेच रहे हैं ना, ठीक है, आप कहते हैं हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उनके अपने बच्चे लंदन तो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक, मंदिर बना रहे हैं, जा रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं वो, लेकिन उनकी औलादें जो हैं वो कनाडा पीआर में तो नहीं बैठी ना, डबल स्टैंडर्ड तो नहीं है। आपका हर बंदा जो इस्लाम यहां बेच रहा है, उसके अपने बच्चे लंदन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। मतलब दर हकीकत जब तक आप इस लेवल, या तो आप मुसलमान अच्छे बनना है तो अच्छे मुसलमान बने। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इस्लाम प्रैक्टिस ना करें, मैं तो बल्कि इस चीज की प्रचार हमेशा ही करता हूं कि अगर आप हिंदू हैं तो अच्छे हिंदू बने, आप अच्छे सिख हैं तो अच्छे सिख बने, आप अच्छे मुसलमान हैं तो अच्छे मुसलमान बने, आप कोशिश करें आप अच्छे इंसान बने। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर जो पाकिस्तान में आज हो रहा है बिल्कुल यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है। जब मेरा तीसरा टर्न्योर आएगा, उनका दूसरा टर्न्योर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जब अगर तीसरा टर्न्योर आएगा तो मैं इंडिया को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा पूरी दुनिया की। उनका तो ये विजन हो गया, क्या कहेंगे? पहले तो ये बताएं, क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें वो ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। इतनी वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है। यहाँ तो सारी, अब किसको क्या बोले, मैं तो यही बोलूँगा खुदा के वास्ते, कोई भी है इस मुल्क के लिए सेंसर हो अपना, हर चीज़ से ज़रा बहुत परेशानी हुई हुई है इस टाइम हालात की। अच्छा भाई, इन्होंने बोला कि वहाँ की जो उनसे हुकूमत है लोगों के साथ सिंसेर है। मैं थोड़ा सा इसको उल्ट करना चाहूँगा, आपको नहीं लगता कि वहाँ के लोग भी अपनी गवर्नमेंट के साथ सिंसेर हैं? दोनों साइड से मिल के काम हो रहा है। 5वीं इकानमी वो पहले बन चुके हैं, तीसरी उन्होंने बोला कि अगर मेरा तीसरा टर्न्योर, थर्ड जो सी इकानमी हो जाएगी पूरी दुनिया में। बड़ी इकानमी बनती नज़र आ रही है। बिल्कुल बनती नज़र आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना, पहले भी इन्होंने बात की कि यार वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने। सबसे बड़ी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है पूरी दुनिया में, ठीक है, और सबसे बड़ी अर्निंग उनकी है ही आईटी की वजह से। हमारे यहाँ पे सब बातों का एक कहते हैं, मैं ये आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अर्निंग उनकी आईटी की है, नो डाउट बहुत बड़ा उनका आईटी का जो डिपार्टमेंट है बड़ा रोल है, लेकिन हमें तो दोस्तों ये तो हमें मानना पड़ेगा कि 10 सालों में जो विकास है वो कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब कुछ लोग आते हैं कमेंट करते हैं कि भाई ये जो आंकड़े हैं, ये जो फैक्ट है, जो आईएमएफ के आंकड़े, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े, ये सब पैसे देके फंडिंग करा के ये सब बढ़ा लिया गया। भाई अगर तुम अभी भी स्टिल यही सोच रहे हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। फंडिंग देके 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर करवा लिया। भाई अगर ऐसे ही होता ना तो चाइना अपना कितना करवा लेता, पैसे देके फंडिंग करके कहता आईएमएफ तुम हमारा इतना बता दो, वर्ल्ड बैंक तुम हमारा इतना बता दो। अगर फंडिंग देके ये सब कुछ होता तो भाई या तो आप अनपढ़ वाले कमेंट कर रहे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, मैं मानता हूं इन पे थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होता है कंट्रीज का, लेकिन इतना नहीं होता कि 10 ट्रिलियन बढ़ा दिया, 10 सालों में 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर पैसे देके बढ़ा दिया है, ऐसा कुछ रियलिटी नहीं, ये सच में होता है। और अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो फिर आपको मैं क्या ही कहूँ, ठीक है। सारी संस्थाएं चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि भारत का ग्रोथ रेट 8% है, कोई 7.5% कह रहा है, ठीक है। आप देखोगे 1 से 2% का अंतर, 1 से 2 क्या 1% का अंतर आप लोगों को कहीं कहीं देखने को मिल सकता है, 0.5%, 0.8%, बस। भारत का ग्रोथ रेट इस समय हिस्टोरिकली सबसे अच्छा चल रहा है और बहुत बड़े बड़े देशों के कंपैरिजन में भारत का ग्रोथ रेट आगे चल रहा है, जो आर्थिक सुपर पावर है उनसे भी आगे चल रहा है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते, ठीक है। और रही बात भिखारिस्तान की, तो इन पे बात करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अभी कतर, सऊदी अरेबिया ने जो इनको लोन दिया था, बिलियंस ऑफ डॉलर लोन, मुस्लिम समझ के आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, कतर हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, इन सब ने पाकिस्तान को दिया था, पाकिस्तान भूल गया। कल कतर की एक कंपनी ने कहा भाई हमारे पैसे भी तो दे दो यार, 8 सालों से पैसे तुमने डकार के बैठे हुए हो, ठीक है। $500 मिलियन उन्होंने कहा हमें इस महीने ही चाहिए,
ठीक है, हमारा लोन रीपेमेंट करो। ये हाथ खड़े कर देते हैं, हमारे पास है ही नहीं। वो कहते हैं हमारे पास है ही नहीं, हम दे कहाँ से। पाकिस्तानी ये कहते हैं आपको जो लेना है ले जाओ, पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, वो लेके क्या जाएंगे, बेबस हो जाते हैं, दे के फंस गए। ठीक है, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।